हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की वीडियो को लेके। तो जैसा पिछली वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ शब्दों के बारे में देख रहे थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। पिछले दिन हम लोगों ने कुछ इकोनॉमिक्स के वर्ड्स को जाना था, जिसमें एलपीजी आ गया था, और इसके साथ ही आज जो नया वर्ड है, तो पहला वर्ड आता है इन्फ्लेशन, जिसकी हिंदी होती है मुद्रास्फीति। लगभग आप लोग सभी परिचित होंगे इस वर्ड से कि आखिर में ये इन्फ्लेशन होता क्या है। तो देखिए, जब समय के साथ साथ किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, क्या होता है, समय के साथ साथ वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। तो आज से अगर 10 साल या 15 साल पहले की तरफ जाते हैं, जब हम लोग छोटे थे, तो उस समय ना दूध की कीमत काफ़ी कम थी। यही कोई 15 रुपये, 17 रुपये या 16 रुपये इस तरह से मिलती थी। लेकिन वर्तमान समय में दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। तो यही क्या हुआ है, समय के साथ साथ उस दूध की कीमत जो है वो बढ़ती गई है और आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन में होता क्या है, क्योंकि बस सभी लोगों के पास तो पैसे आ जाते हैं, तभी ना भाई उसका कीमत बढ़ भी रहा है, तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, होता है ना। आज दूध 50 रुपए तक की हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे देश में पूरी तरह से खपत को पूरा नहीं किया जा पा रहा है। सभी लोग अच्छी क्वालिटी के दूध को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है, तो मुद्रास्फीति में आप लोगों को सीधा सीधी देखने को मिलता है कि इंसान का जो डिमांड है ना, वो बढ़ रहा है। डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए, जब डिमांड बढ़ेगा तो उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का बाजार में डिमांड या मांग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ जाएगा। और जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक कहावत आती है कि लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे। क्या होगा, मुद्रास्फीति के केस में क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। कैसे, तो मान लीजिए ये एक मार्कर का कंपनी है, कोई भी एक मार्कर कंपनी है जो मार्कर बनाती है मार्केट में। अब उसने क्या देखा है कि मेरी जो मार्कर वाली डिमांड है वो पहले 100 यूनिट की थी। पहले कितने यूनिट की थी, 100 यूनिट थी, जो कि प्रेजेंट में 150 यूनिट हो गई है। अब इसके पास प्रोडक्शन करने का जगह तो एक ही था। ये क्या करता था, 100 यूनिट की डिमांड होती थी तो 100 यूनिट को ये प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब मार्केट में जब 150 यूनिट इसकी डिमांड हो गई है, तो ये क्या करेगा, 100 यूनिट तो प्रोडक्शन करेगा नहीं, ये क्या करेगा, 150 यूनिट को प्रोड्यूस करेगा। अब जब इसने प्रोडक्शन बढ़ाई है, तो जाहिर सी बात है इसने मशीन बढ़ाई होगी, या तो मशीन बढ़ाया होगा जिससे ये मार्कर बने, और या फिर लोगों को बढ़ाया होगा, मजदूरों को बढ़ाया होगा, जिससे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अगर ये मशीन बढ़ाता है तो भी टेक्निकल जो उसके संचालक होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो वैसे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और अगर ये किसी मजदूरों की सहायता से अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, तो भी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लेकिन एक नया शब्द जो आता है, उसका क्या नाम है, स्टैगफ्लेशन, जिसका हिंदी होता है मुद्रा एक नया शब्द क्या आ गया हमारे पास, स्टैगफ्लेशन।
और जिसकी हिंदी होती है मुद्रास्फीति जनित मंदी, सॉरी हानि नहीं मंदी। तो देखिए हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा कि इन्फ्लेशन के कारण हमारा क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन ये स्टैगफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या करती है कि जब इन्फ्लेशन के साथ साथ किसी भी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इन्फ्लेशन के साथ साथ हमारी एम्प्लॉयमेंट क्या है, घट रही है। ये क्या कहता है, जब इन्फ्लेशन के साथ साथ हमारी एम्प्लॉयमेंट घटती है तो वैसी स्थिति को क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है। तो देखिए ऐसा कभी होता है क्या, इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, आप इन्फ्लेशन के कारण हम लोगों ने देखा क्या कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन ये स्टैगफ्लेशन आके क्या कहता है कि इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन तो उपस्थित है लेकिन उसके साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट घट जा रहा है। तो वैसी स्थिति क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऐसा स्थिति कभी आप लोगों को देखने को ऐसा नहीं मिलेगा, ये सामान्यतः देखने को मिलती ही नहीं है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एक नया वर्ड आता है, डिफ्लेशन। जिसकी हिंदी होती है अपस्फीति। देखिए अब जो नया वर्ड आया है अपस्फीति, वो क्या है कि जब अभी हम लोगों ने इन्फ्लेशन में क्या बताया कि जब वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अपस्फीति ठीक इसके विपरीत होता है, यानी जब वस्तु का मूल्य क्या होगा, कम हो जाएगा, किसके सापेक्ष में, और या फिर वस्तु का मूल्य तो कम होगा लेकिन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं आएगी। यानी जब वस्तु का मूल्य कम होता है किसके सापेक्ष में, तो मुद्रा के सापेक्ष में, यानी मुद्रा की उपस्थिति जो है वो, या फिर मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ेगा, लेकिन वस्तु का जो मूल्य है वो घट जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते, इसमें क्या होता है, जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो घट जाती है, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो अपस्फीति कैसा कंडीशन क्रिएट करता है, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में आपको क्या देखने को मिलती है, तो जो वस्तु का मूल्य है वो घट जाता है, लेकिन जो मनी का वैल्यू है यानी मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या होता है, बढ़ता है। अब इसके साथ ही साथ एक नया शब्द क्या आता है, रिसेशन, बहुत हम लोग सुनते हैं, मंदी आया हुआ है। अब देखिए बहुत कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ये वर्ड रिसेशन। आखिर में ये रिसेशन क्या होता है, तो जब आपने क्या देखा, डिफ्लेशन के कारण क्या हो रहा है, हमारा वस्तु का मूल्य कम हो रहा है। अब जब वस्तु का मूल्य कम होगा इसका मतलब क्या है कि लोग प्रोडक्शन करना कम कर देंगे, यानी वस्तु का मूल्य कम हो रहा है तो लोग प्रोडक्शन कम करेंगे क्योंकि भाई उसको पुसाई नहीं पड़ेगा, लेकिन मनी का तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना, उसको पुसाई पड़ने वाला है नहीं वैसे भी। तो वही कहा जाता है कि जब रिसेशन ऐसी स्थिति है, जब ये डिफ्लेशन यानी अपस्फीति क्या होता है, 2 क्वार्टर तक किसी भी अर्थव्यवस्था में उपस्थित हो, क्या बोला जाता है, प्रेजेंस ऑफ डिफ्लेशन फॉर 2 क्वार्टर्स यानी
अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन की स्थिति कब तक बनी रहे, 2 क्वार्टर यानी कि 6 महीने तक बनी रहेगी, तो उसे ही क्या कहा जाता है, रिसेशन कहा जाता है, मंदी कहा जाता है। ठीक है। आप लोगों ने क्या देखा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, वस्तु का मूल्य जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है। उसके साथ ही क्या आया, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या देखा हम लोगों ने कि जब इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, यानी एम्प्लॉयमेंट घटती हुई देखने को मिलती है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, स्टैगफ्लेशन करते हैं। और उसके बाद नया वर्ड क्या था, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, वस्तु का मूल्य समय के साथ साथ घटता जाता है और जो वैल्यू ऑफ मनी है यानी कि मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़ता है। तो और नया वर्ड फिर क्या आ रहा है, रिसेशन यानी मंदी। अब मंदी में क्या हो रहा है कि जब डिफ्लेशन वाली स्थिति लगातार 2 क्वार्टर तक या फिर 6 महीने तक किसी भी अर्थव्यवस्था में आ जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं। इसके बाद एक नया वर्ड आ रहा है, वो क्या है, डेप्रिसिएशन। ये तो आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे और ये बहुत जगहों पे देखने को मिलता है। कोई टैक्स पे ही होगा तो वो भी जानता होगा कि भाई ये डिप्रिसिएशन क्या होता है, कोई बिजनेस करता होगा तो वो भी जानते होंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रास। अब देखिए ये क्या होता है, मूल्य ह्रास यानी किसी भी वस्तु का उपयोग के कारण, किसी वस्तु के उपयोग के कारण जब उसके मूल्य में कमी आती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हम लोगों ने कितने में खरीदा होगा, 10 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है। जब तक ये एकदम पेटी में बंद होता है, डब्बे में बंद रहता है, तब तक इसकी कीमत कोई भी 10 रुपए देता है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसे पेटी से हटा लिया और बोर्ड पे यूज करना शुरू कर दिया, तो इसके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। और उस कमी का कारण कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने इंक खत्म कर दिया वो कारण से, हम लोगों ने थोड़ी सी लिख ली उसके कारण, उसके नींव में जो घिसावट आ गई वो कारण हो सकता है, या किसी भी तकनीकी सामानों का जब हम उपयोग करते हैं तो तकनीकी कारणों से, तकनीकी कमी के कारण से। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है। क्यों, ड्यू टू द किस कारण से, उसके उपयोग के कारण से किसी वस्तु के मूल्य में अगर कमी आती है तो उसे क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास या फिर डेप्रिसिएशन कहते हैं। आप लोगों के मैथ में भी बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है कि कोई एक व्यक्ति है, उसने 2 साल पहले या वर्तमान में उसके घर की मूल्य 1 लाख रुपए है, 10% के दर से अगर उसके मूल्य में अवमूल्यन हो, कमी आए, तो फिर वो 2 वर्ष बाद कितने की होगी। तो इस तरह का जो कंडीशन क्रिएट होता है वो किस लिए होता है, वो मूल्य ह्रास के कारण होता है। क्यों होता है, तो आप देखते हैं कि घर में हम लोग रहते हैं तो घर के फर्नीचर को यूज करते हैं, या फिर उसके फर्श पर बहुत सारा गंदा बिखेर देते हैं। वेदर कंडीशन के कारण क्या होता है, हमारे घर का फिजिकल डैमेजेस आता है। तो उन सब कारणों से क्या होता है, उस घर के मूल्य में कमी आ जाती है। तो वही डेप्रिसिएशन क्या कहता है, किसी वस्तु के उपयोग या उपभोग के कारण जब उसके मूल्य में कमी आ जाती है तो उसे ही हम लोग मूल्य ह्रास करते हैं। इसके बाद एक और नया वर्ड क्या आता है, बीओपी। जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। या हिंदी में कहा जाए शेष भुगतान। अब देखिए ये क्या होता है, अभी कुछ दिन पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया कि हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था हो चुकी है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था हो चुकी है। यानी हम लोग अन्य देशों से सामान आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों का जितना आयात होता है, जितना इंपोर्ट होता है उतना ही एक्सपोर्ट हो, या फिर जिधर
अमेरिका के साथ में हम लोगों का एक्सपोर्टिंग मार्केट बहुत बढ़िया है, वहीं चाइना के साथ में हमारा इंपोर्टिंग मार्केट होता है। तो कहा क्या जाता है कि जो जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, उन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है, शेष भुगतान कहा जाता है, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी कहा जाता है। यानी डिफरेंसेस बिटवीन यानी आयात और निर्यात, डिफरेंसेस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आयात और निर्यात के मध्य जो अंतर आता है उसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो हम लोग निकालेंगे नहीं, कोई इंडिविजुअल एक आदमी अगर निकालेगा भी तो वो खुद की कंपनी का निकालेगा या फिर खुद का निकालेगा। पूरे देश स्तर पे यह कौन निकालता है तो इंडिया के लिए आरबीआई जारी करता है। जबकि पूरे विश्व के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैंने क्या बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वैसी राशि होती है जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के अंतर को दर्शाता है। यानी कि आयात और निर्यात के मध्य अंतर को क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर शेष भुगतान कहा जाता है। तो पूरे हमारे देश के लिए देशव्यापी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे कौन दिखाता है, आरबीआई जारी करता है। और वही अगर विश्व स्तर पे कहा जाए तो यह आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब